Welcome back 11th class. In our revision part, we are taking electron transport system, a topic from the chapter 14, respiration in plants. Electron transport system or abbreviation is ETS. ETS occurs in the electron transport particles on the inner surface of inner membrane of mitochondria. You can see in this diagram there is inner membrane space. Here you can see mitochondrial membrane, and this is matrix. NADH formed in glycolysis and citric acid cycle are oxidized by NADH dehydrogenase complex 1 and the electrons are transferred to ubiquinone via FMN. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो NADH यहाँ है, ये NADH ग्लाइकोलाइसिस से फॉर्म्ड हुए हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल में भी फॉर्म्ड हुए हैं. इससे प्रीवियस स्लाइड में आपने समझा था कि ग्लाइकोलाइसिस में NADH और सिट्रिक एसिड में NADH फॉर्मेशन हुई थी. तो इनका ऑक्सीडेशन होगा अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. यहाँ पर NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स 1 में है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करेगा यूबिक्विनोन के लिए. और किसके थ्रू जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स? थ्रू द वाया द FMN. यूबिक्विनोन also receive reducing equivalents via FADH generated during the oxidation of succinate by succinate dehydrogenase complex 2. ये जो यूबिक्विनोन है इसको रिड्यूसिंग के लिए एक और इक्वलेंट्स चाहिए. ये इक्वलेंट्स वाया FADH जाएंगे और जनरेट करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए. और यहाँ पर एक एंजाइम वर्क करेगा दैट इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इट विल बी कॉम्प्लेक्स 2. यहाँ आप देख सकते हैं यूबिक्विनोन, और ये कॉम्प्लेक्स 2 के लिए हम बात कर रहे हैं. The reduced ubiquinone called ubiquinol is then oxidized by transfer to electrons to cytochrome C via cytochrome BC1 complex 3. यहाँ आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स B, साइटोक्रोम B, और ये जाएंगे अब साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 के लिए. साइटोक्रोम C एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4. ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स 3 और 4 में जो मोबाइल मीन्स मूवमेंट के लिए जो कैरियर है वो हमारा होगा साइटोक्रोम C. यहाँ आप देख सकते हैं इसमें साइटोक्रोम C. Complex 4th refers to cytochrome oxidase complex containing chromosomes A and A3 and 2 copper centers. यहाँ पर आप देख रहे हैं A and A3 2 copper centers हैं. यहाँ पर complex 4 को रेफर करते हैं. When the electrons are shunted over the carriers via complex 1st to 4th in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthetase complex 5 for the formation of ATP from the ADP and inorganic phosphate. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ATP का जब फॉर्मेशन होगा तो ATP का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? ADP से प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. इसके थ्रू कॉम्प्लेक्स 5th में ATP का फॉर्मेशन होगा. Oxygen functions as the terminal acceptor of electrons and is reduced to water along with the hydrogen atoms. Obviously oxygen यहाँ पर कैसे वर्क करेगी? As a terminal acceptor वर्क करेगी और इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और फिर उसके बाद ये रिड्यूस हो जाएगी वाटर के लिए, और फिर किसके साथ रिड्यूस होगी? हाइड्रोजन एटम्स के साथ. तो ये रिवीजन पार्ट है बेटा. आप लोग डायग्राम को देखते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें रिवीजन करना है तो इतना प्रोमिनेंट, इतना अच्छे से रिवीजन करें ताकि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल हो जाए. आपके पास बहुत टाइम है, अभी आप आराम से, आपका रिवीजन चल रहा है, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप आराम से रिवीजन करें. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम. दिस इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ ATP. यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कॉम्प्लेक्सेस हमने पढ़े 1 to 5th, इस कॉम्प्लेक्स 5th पे आते हैं हम पहले.
The first point is complex fifth or ATP synthetase consists of F0, F1 of oxysomes. तो ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो है या हम इसको कह सकते हैं एटीपी सिंथेटेज किससे कंसिस्ट होता है? F0, F1 ऑक्सीसोम्स के F0 पार्टिकल या F1 पार्टिकल में ये कंसिस्ट होगा. F1 is a peripheral membrane protein complex and contains the catalytic site for the ATP synthesis. जैसे कि मैं आपको क्लास में भी समझा चुकी हूँ, यहाँ पर एक चैनल बन जाता है जिसके थ्रू जब हाइड्रोजन ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो जाता है अंदर की तरफ मैट्रिक्स में, तो ये हाइड्रोजन आयन बाहर की साइड आएंगे और बाहर की साइड आने के लिए एक प्रोसेस रहेगी कि F0, F1 पार्टिकल्स जो हैं ऑक्सीसोम्स के, उनके थ्रू ये हाइड्रोजन जो हैं आयंस वो बाहर आएंगे. F0 is an integral membrane protein complex that forms the channel through which protons cross the inner membrane when two hydrogen protons pass through. This energy contained is used for the synthesis of one ATP molecules. Oxidation of one molecule of NADH gives to 3 molecules of ATP, while oxidation of one molecule of FADH2 gives 2 molecules of ATP. You can see here जो हमने बात रखी है कि अगर यहाँ पर NADH है तो ये NADH जो है वो कन्वर्ट होके थ्रू द ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू 3 ATP मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, while FADH2 का 1 मॉलिक्यूल इट विल कन्वर्टेड इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. Oxygen acts as the terminal acceptor of hydrogen and drives the whole process by removing hydrogen from the system. Hence the process is called oxidative phosphorylation. हमने इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एज अ टर्मिनल एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है और जो यहाँ पर इस प्रोसेस से हाइड्रोजन रिमूव होगा और इस रिमूवल में जो इस सिस्टम से जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इस होल प्रोसेस में ऑक्सीजन एक टर्मिनल एक्सेप्टर की तरह काम करेगा. तो इसलिए इस प्रोसेस को हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा. कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. अब हम आते हैं कि एक्चुअली हमारे जो नेट गेन ऑफ ATP है वो कितना होगा, कितने हमें ATP मिल जाएंगे हर एक प्रोसेस से. एज़ यू नो, हम इस प्रीवियस स्लाइड में हमने स्टडी किया था ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनना, और लास्ट वन हमारा था सिट्रिक एसिड साइकिल. तो अराउंड 3 हम मान सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड को कनेक्ट करने वाली साइकिल थी. यहाँ पर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन था. तो नेट गेन ऑफ ATP कैसे होगा? देर इज अ नेट गेन ऑफ 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एज शोन बिलो. ग्लाइकोलाइसिस में हमने जो स्टार्टिंग की थी वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से की थी बेटा. ठीक, ग्लाइकोलाइसिस में हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यूज अप किया था, देन इट कन्वर्टेड आफ्टर फ्यू स्टेप्स इनटू द पायरुविक एसिड एज यू नो. तो जब यहाँ पर फॉर्मेशन कितना हुआ, 2 ATP डायरेक्टली हमें मिले थे, जबकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD मिले थे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू. तो जैसे मैंने बताया कि NADH का 1 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP में. तो ये हो गए हमारे 6 ATP मॉलिक्यूल्स. तो 2 मॉलिक्यूल्स हमें डायरेक्टली मिले और 6 मॉलिक्यूल्स बाय द NADH. Then pyruvic acid to acetyl coenzyme A, here we got 2 molecules of NADH which is converted to ATP and it will be 6 ATP. After that there is a citric acid cycle which we also called as tricarboxylic acid cycle or Krebs cycle. इस Krebs cycle से हमें 6 molecule of NADH मिले which we multiply by 3 because 1 molecule of NADH converted into the 3 molecules of ATP. Then it will after the conversion of this it will give the 18 ATP. After that 2 molecules of FADH हमें मिले थे
यहाँ से हमें कन्वर्जन करने पर 4 ATP मिलेगा एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ GTP डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द ATP। तो यहाँ से हमें मिलेंगे 2 ATP। जब हम टोटल करते हैं तो टोटल वी गॉट फ्रॉम दिस 38 ATP। तो ये हमारा नेट गेन ऑफ ATP हो गया। इसको आप ध्यान रखें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से कितने ATP आए ये आपको ध्यान रखना है। In eukaryotic cells, 2 molecules of ATP are spent for the transporting the 2 molecules of NADH formed during glycolysis in the cytoplasm to the mitochondria. Hence, the net gain is 36 molecules of ATP. ठीक, तो अब हम ATP यूकैरियोट सेल्स की बात करें। यूकैरियोटिक सेल्स में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो हैं वो स्पेंट हो जाते हैं ट्रांसपोर्टिंग में। तो यहाँ पर इसलिए नेट गेन होगा 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसको आप क्लास वर्क कॉपी में करें और उसके बाद नोट डाउन करने के बाद मुझे उसकी PDF बनाकर भेज दें फॉर चेकिंग पर्पस। बट बहुत कम स्टूडेंट्स ने मुझे उसकी PDF भेजी है। आप लोग अपनी जो चेकिंग कराएंगे क्लास वर्क नोट्स की वो PDF के थ्रू ही करानी है, इसलिए आप जितना एज सुन एज पॉसिबल यू कैन डू दिस आप सेंड कर दें ताकि मैं उसको चेक करके रिपोर्ट उसकी बना लूँ, क्योंकि मुझे उसी से मार्क करना होगा कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, कितने वर्क कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। ओके, देन हैव ए नाइस डे, गुड बाय।